स्वागत है आपका इंडिया डेली पर। मैं हूं आपके साथ पलक सहगल और आप देख रहे हैं खबर अभी बाकी है। किसान आंदोलन और कृषि कानूनों पर बयानबाजी को लेकर कंगना रनौत चौतरफा घिरी हुई। उनके बयान पर विपक्षी पार्टियां बीजेपी पर हमलावर है। पार्टी हाईकमान ने कंगना को नसीहत दी है कि जिसके बाद उन्होंने माफी भी मांगी। ऐसा लगा कि कंगना पार्टी और सरकार के खिलाफ कोई बयान नहीं देंगी, लेकिन कंगना एक बार फिर से सरकार के खिलाफ खड़ी नजर आ रही है। अब कंगना ने बता दें कि बिजली महादेव मंदिर के लिए भी आपको बता दें रोपवे प्रोजेक्ट का विरोध शुरू कर दिया है। 6 महीने पहले ही नितिन गडकरी ने इसका शिलान्यास किया था। क्या यह पूरा मामला है, देखिए हमारे स्पेशल रिपोर्ट में। मैंने एक क्षत्रिय ललकार दी और कुर्सियां पलट गई। यहाँ पे जो फार्मर्स प्रोटेस्ट हुए वहां पे लाशें लटकी थी, वहां पे रेप हो रहे थे। ऐसा बिगड़ा हुआ ये जो शहजादा है, ये जो वहां पे एक दिल्ली में बैठा हुआ है, ऐसा बिगड़ा हुआ शहजादा और एक यहाँ पर भी है। बीजेपी सांसद और एक्ट्रेस कंगना रनौत विवादों की क्वीन बन गई हैं। उनका बड़बोलापन और पार्टी लाइन के खिलाफ बयानबाजी सरकार को भारी पड़ रही है। कंगना ने अब कुल्लू में बिजली महादेव मंदिर के लिए बन रहे रोपवे का विरोध शुरू कर दिया है। दरअसल खराहल और कशावरी घाटी के लोग रोपवे प्रोजेक्ट का लंबे समय से विरोध कर रहे हैं। स्थानीय लोगों के समर्थन में अब कंगना भी अपनी सरकार के खिलाफ खड़ी हो गई हैं। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने 6 महीने पहले ही खराहल घाटी में 272 करोड़ के इस प्रोजेक्ट का वर्चुअली शिलान्यास किया था। कंगना के विरोध के बाद चौतरफा सवाल उठने लगे हैं। बिजली महादेव का जो मैटर है, मैंने खुद गडकरी जी को फोन किया था और जब यहाँ पे आए थे सॉइल सैंपल लेने के लिए, तो मैंने कहा कि गांव वालों की ऐसी इच्छा नहीं है कि यहाँ पे ये काम हो, तो उन्होंने उस काम पे प्रबंध लगा दिया था। लेकिन फिर कई चीज लोकल एमएलए से लेकर मैंने सुना है कई लोग इस चीज से जो है अपने कुछ निजी स्वार्थ के लिए भी जुड़े हुए हैं। तो अगर कुछ ऐसी स्थिति आती है तो मैं फिर से जो है गडकरी जी के पास जाने से नहीं हिचकिचाऊंगी। आइए पहले आपको बताते हैं कि रोपवे प्रोजेक्ट क्या है और कंगना ने इसका विरोध क्यों शुरू कर दिया। बिजली महादेव मंदिर कुल्लू घाटी के सुंदर गांव काशवरी में स्थित है। ये मंदिर 2460 मीटर की ऊंचाई पर मौजूद है। ये रोपवे 1.5 साल में तैयार किया जाना है। कहा जा रहा है कि इस रोपवे के बनने से 36,000 सैलानी एक दिन में बिजली महादेव पहुंचेंगे, जिससे यहाँ के पर्यटन को इससे काफी फायदा मिलेगा। अभी सड़क मार्ग से बिजली महादेव तक पहुंचने के लिए सैलानियों को 2 से 3 घंटे का लंबा सफर तय करना पड़ता है। रोपवे बनने के बाद 7 से 8 मिनट में सैलानी आसानी से बिजली महादेव मंदिर पहुंच पाएंगे। कहते हैं कि बिजली महादेव मंदिर में स्थापित शिवलिंग पर हर 12 साल में आकाशीय बिजली गिरती है, जिससे शिवलिंग के टुकड़े हो जाते हैं, जिसे श्रद्धालु दाल आटे से फिर जोड़कर स्थापित करते हैं। खराहल और कशावरी घाटी के लोग बिजली महादेव रोपवे का विरोध कर रहे हैं। ग्रामीण कई बार सड़कों पर उतर चुके हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि रोपवे से उनके भगवान खुश नहीं हैं। इसके बनने से उनका रोजगार भी छिन जाएगा और पर्यावरण का भी नुकसान होगा। कंगना ने कहा है कि मैंने इस प्रोजेक्ट को लेकर नितिन गडकरी से मुलाकात की थी, उन्होंने इस मामले की जानकारी दी है। कंगना ने कहा है कि एक बार फिर गडकरी से मिलूंगी, हमारे लिए देवता का आदेश आधुनिकीकरण से ज्यादा जरूरी है। बिजली महादेव का जो मैटर है, मैंने खुद गडकरी जी को फोन किया था और जब यहाँ पे आए थे सॉइल सैंपल लेने के लिए, तो मैंने कहा कि गांव वालों की ऐसी इच्छा नहीं है कि यहाँ पे ये काम हो, तो उन्होंने उस काम पे प्रबंध लगा दिया था। लेकिन फिर कई चीज लोकल एमएलए से लेकर मैंने सुना है कई लोग इस चीज से जो है अपने कुछ निजी स्वार्थ के लिए भी जुड़े हुए हैं। तो अगर कुछ ऐसी स्थिति आती है तो मैं फिर से जो है गडकरी जी के पास जाने से नहीं हिचकिचाऊंगी। जब भी ऐसी स्थिति आएगी, जो देवता चाहते ही नहीं है, वहां पे हमें भी कोई काम वैसा करने की जरूरत नहीं है। आधुनिकीकरण अपनी जगह होता है, लेकिन हमारे देवता समाज में जो है, जो देवताओं की मर्जी होती है वही सर्वोपरि होती है। अब सवाल ये है कि केंद्र सरकार के अहम प्रोजेक्ट के खिलाफ कंगना की बयानबाजी क्या पार्टी को रास आएगी। 3 कृषि कानूनों की वकालत करने कंगना पहले ही फंस चुकी हैं और पार्टी की नसीहत के बाद उन्हें माफी मांगनी पड़ी थी। बीजेपी को कहना पड़ा था कि ये उनका निजी बयान है। पिछले बीते कुछ दिनों में मीडिया ने मुझसे फार्मर्स लॉ पे कुछ सवाल किए और मैंने ये सुझाव दिया कि किसानों को फार्मर्स लॉ वापस लाने का प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाहिए। मेरी इस बात से बहुत सारे लोग निराश हैं
और डिसअपॉइंटेड हैं। जब फार्मर्स लॉ प्रपोज हुए थे तो हम बहुत सारे लोगों ने जो है उनका समर्थन किया था, लेकिन बड़ी ही संवेदनशीलता से और सहानुभूति से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने वो लॉज जो थे वापस ले लिए थे। और ये हम सब कार्यकर्ताओं का कर्तव्य बनता है कि हम उनके शब्दों की गरिमा रखें। मुझे ये बात भी ध्यान रखनी होगी कि मैं अब एक कलाकार नहीं, भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूँ और मेरे ओपिनियंस अपने नहीं होने चाहिए, वो पार्टी का स्टैंड होना चाहिए। तो अगर मैंने अपने शब्दों से और अपनी सोच से किसी को डिसअपॉइंट किया है, मुझे खेद रहेगा। आई टेक माई वर्ड्स बैक। बिजली महादेव मंदिर रोपवे को लेकर कंगना फिर से अपनी सरकार के खिलाफ खड़ी नजर आ रही हैं। हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है। इस मुद्दे पर विपक्ष को फिर से मोदी सरकार को घेरने का मौका मिल सकता है और कंगना की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। देश की राजधानी दिल्ली से अब ये बड़ी खबर है, जहां पर दिल्ली के शाही ईदगाह मस्जिद के पास बने डीडीए पार्क में ही रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति लगेगी। दिल्ली हाई कोर्ट ने वक्फ बोर्ड के दावे को खारिज करते हुए डीडीए के पक्ष में फैसला सुना दिया है। सिंगल जज के फैसले को चुनौती देने वाली वक्फ बोर्ड की याचिका को हाई कोर्ट की डबल बेंच ने खारिज कर दिया था, जिसके बाद अब डीडीए पार्क में लक्ष्मीबाई की मूर्ति लगाने का रास्ता साफ हो गया है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। दिल्ली के सदर बाजार में बनी शाही ईदगाह मस्जिद के सामने रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति लगाने का विवाद थमता नजर आ रहा है। डीडीए और वक्फ बोर्ड के बीच चली लंबी खींचतान के बाद कोर्ट ने डीडीए के पक्ष में फैसला सुनाया है। जिस जमीन पर वक्फ बोर्ड अपना हक जता रहा था, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति लगाने से मना कर रहा था, जबरदस्ती विवाद खड़ा कर रहा था, वो अब खत्म हो गया है। कोर्ट के आदेश के बाद अब रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति डीडीए पार्क में ही लगेगी। नॉर्थ दिल्ली के सदर बाजार में शाही ईदगाह मस्जिद के बगल में बने डीडीए पार्क पर रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति को लगाने का मामला कुछ इस तरह है कि रानी लक्ष्मीबाई चौक, जहां लक्ष्मीबाई की मूर्ति लगी है, उस मूर्ति को वहां से हटाकर शाही ईदगाह मस्जिद के नजदीक बने डीडीए पार्क में लगाने का फैसला किया गया है। ये फैसला संबंधित अथॉरिटी की ओर से लिया गया है ताकि ट्रैफिक से होने वाले जाम को कम किया जा सके। दरअसल डीडीए के पार्क में वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति को लगाया जाना है, लेकिन डीडीए के पार्क पर वक्फ बोर्ड ने अपना मालिकाना हक जताते हुए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिसकी वजह से 19 सितंबर तक हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया था और मालिकाना हक जताने पर दोनों पक्षों को कागजात दिखाने का समय दिया था। इसके बाद बुधवार को इस मामले में हाई कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए डीडीए के पक्ष में फैसला दिया। चूंकि रानी झांसी रोड पर जहां ये मूर्ति है, वो जगह सड़क के बीचों बीच है, इस कारण रोड पर लंबा ट्रैफिक जैम लग जाता है, जिससे दिल्ली ट्रैफिक पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ती है। हाई कोर्ट के मुताबिक जहां रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति लगनी है, वो डीडीए की जमीन है और उस जमीन का शाही ईदगाह से कोई लेना देना नहीं है। दिल्ली के शाही ईदगाह मस्जिद के पास बने डीडीए पार्क में रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति लगाने की इजाजत दिल्ली हाई कोर्ट ने दिया है। सिंगल जज के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को हाई कोर्ट की डबल बेंच ने खारिज कर दिया था। दिल्ली हाई कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं और आप एक महिला सेनानी की मूर्ति लगाने पर आपत्ति जता रहे हैं। वो नेशनल हीरो हैं, इसे धार्मिक रूप नहीं देना चाहिए। सभी धार्मिक सीमाओं से परे वो एक नेशनल हीरो हैं। दिल्ली में ईदगाह पार्क में महारानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति लगाने के मामले में मुस्लिम पक्ष ने शुक्रवार को हाई कोर्ट में अपना पक्ष रखा। कोर्ट की फटकार के बाद मुस्लिम पक्ष ने माफी भी मांगी।
इस दौरान उन्होंने कहा कि हमने कल ही माफीनामा रजिस्ट्री में जमा करा दिया है। दरअसल शाही ईदगाह की जमीन से लगते हुए 30,000 वर्ग मीटर की जमीन डीडीए की है और उस जमीन के छोटे से हिस्से में इस मूर्ति को लगाने का काम एमसीडी कर रही है, जहां सुरक्षा को देखते हुए ईदगाह के आसपास भारी पुलिस और अर्धसैनिक बल तैनात हैं, जिससे डीडीए की जमीन पर रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति लगाने में कोई रुकावट न आए और इसे लेकर अब कोई नया हंगामा ना खड़ा कर सके। आपको बता दें कि एमसीडी शनिवार से एक बार फिर से मूर्ति को लगाने का काम शुरू कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। यूपी के मंत्री गुलाबो देवी ने इंडिया डेली से एक्सक्लूसिव बातचीत में अफजाल अंसारी पर करारा प्रहार किया है। साथ ही उन्होंने नेम प्लेट विवाद पर भी अपनी राय रखी है। उन्होंने कहा कि होटल हो या बैंड बाजे वाली सभी को अपने धर्म के हिसाब से नाम रखना चाहिए। देखिए एक्सक्लूसिव बातचीत। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया डेली और मैं हूं अरविंद चतुर्वेदी। मेरे साथ हैं गुलाब देवी, जो कि उत्तर प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा मंत्री हैं। उन्होंने एक बहुत बड़ा सवाल उठाया है कि आखिर मुस्लिम बैंड वाले जो है वो हिंदू देवी देवता के नाम पर अपनी फर्म का नाम क्यों रखते हैं। गुलाब देवी जी, ये आपके मन में सवाल क्यों आया? नहीं, मेरे दिमाग में सवाल इसलिए आया कि आए दिन कभी तो लव जिहाज का मामला आ रहा है सामने, कभी फलों के ऊपर थूक थूक कर जो है फल बेचे जा रहे हैं, कभी जूस के लिए जूस दूषित किया जा रहा है, नाम बदल बदल के रखे जा रहे हैं, जितने खोखे रखे गए हैं उनपे नाम बदल के रखे जा रहे हैं, जूस के ठेलों का नाम बदला जा रहा है, होटलों का नाम बदला जा रहा है, बाजे बाजे जो हैं वो उनका नाम बदला जा रहा है, बाजे वाले भी अपना नाम बदल रहे हैं, कहीं गीता रख रहे हैं तो कहीं गंगा रख रहे हैं, कहीं कृष्ण रख रहे हैं तो कहीं मंगलम रख रहे हैं तो कहीं मोहन रख रहे हैं। तो इसलिए ये नहीं होना चाहिए। जो जिस जाति का है, जो जिस धर्म का है, जो जिस वर्ग का है, उस आधार पर नाम रखे जाने चाहिए। इससे जनता जो है भ्रमित नहीं होगी, जनता आस्था के लिए ठेस पहुंचती है जो सही नहीं। तो गुलाब देवी जी, आप जैसे आपने ये बहुत बड़ा मुद्दा उठाया है, पूरे देश में इसकी चर्चा हो रही है, तो क्या आपने कोई ऐसी हरकत इन लोगों की देखी जिसकी वजह से आपको लगा कि नहीं, इन बैंड बाजे वालों को भी अपना सही नाम बताने की जरूरत है देश और दुनिया को? नहीं, हम तो ये कह रहे हैं नुकसान तो उसमें भी नहीं है जो फलों के ऊपर नाम बदले जा रहे हैं, फलों के ठेलों का नाम जो है बदला जा रहा है। नुकसान तो आपकी दृष्टि में उनका भी नहीं है जो कि होटलों का नाम बदला जा रहा है। तो नुकसान कैसे नहीं है? जो वास्तविक चीज है वो समाज के सामने आनी चाहिए, उसी आधार पर नाम होनी चाहिए। क्यों जनता के लिए गुमराह किया जा रहा है? तो आपको लगता है कि नाम बदलने से समस्या खत्म हो जाएगी, आपको लगता है गुलाब देवी जी? नहीं, देखो, वास्तविकता से मुंह मोड़ा नहीं जा सकता। जो वास्तविकता है वो होनी चाहिए। जो व्यक्ति अपने धर्म को बताने में कतराता है, जो व्यक्ति अपने नाम को लिखने में कतराता है, उस व्यक्ति के अंदर ना तो आत्मविश्वास होता है, ना आत्मबल होता है। ये होना बहुत ही जरूरी है। नहीं, नाम बदलने से एक वास्तविकता तो सामने आएगी कि भाई कौन सा बैंड है ये, कौन सा होटल है ये, कौन सा खोखा लग रहा है ये, क्यों नहीं आ जाएगी? इससे तो बहुत बड़ा परिवर्तन होगा, लोगों की आस्था को ठेस नहीं पहुंचेगी। आप देख रहे हैं कितने संगीन चीजें आ रही हैं, जूस में क्या क्या मिलाया जा रहा है। समाजवादी पार्टी कह रही कि आप लोग इसको लेके राजनीति कर रहे हैं। अरे भाई, नाम अगर उन्होंने हिंदू देवी देवता का रख दिया तो इसमें कौन सा अपराध कर लिया? नहीं, समाजवादी पार्टी क्या कह रही है वो विपक्ष में अपनी विपक्ष की भूमिका अदा कर रही है, उस संबंध में हमें कुछ कहना नहीं है। गुलाब देवी जी, एक और इस समय बहुत बड़ा सवाल गूंज रहा है। इस समय अफजाल अंसारी ने एक बहुत बड़ा बयान दे दिया है। उनका कहना है कि भाई, ये जो साधु संत हैं जो भांग बूटी खाते हैं या प्रसाद के तौर पे गांजा पीते हैं, अगर ऐसा ही लगता है आपको तो आप ये सारी चीजें जो है मार्केट में फ्री कर दीजिए, सबको उपलब्ध कराइए। साधु संत किसी की आस्था को ठेस नहीं पहुंचाते हैं। उनका एकमात्र लक्ष्य होता है जो नित्य है, पवित्र है, सृष्टि करता है, और उस भगवान का ही स्मरण करते हैं। वो किसी जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर भगवान का नाम नहीं लेते हैं। तो साधु संतों से कैसे आप उनकी तुलना कर सकते हैं? जो लोग पूरा फायदा दूसरे धर्म का और दूसरे नामों का ले रहे हैं, धार्मिक नामों का, उनकी तुलना आप साधु संतों से कर सकते हैं? साधु संत तो एक न्यायकारी होते हैं, साधु संत सबके कामना करने वाले होते हैं। साधु संतों के अंदर ये सब कुछ नहीं होता है।
वो सर्वहितकारी होते हैं, भगवान के चिंतन में हमेशा रहते हैं। तो गुलाब देवी जी, आप अपने जिले संभल में किसी तरह का कोई अभियान चलाना चाहती हैं कि भाई डीएम जो हैं, वहाँ के जो जिलाधिकारी महोदय हैं या जो लोग भी हैं, वो इस तरह से कोई अभियान चलाएं? क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने एक बड़ा आदेश दिया है कि भाई जो भी लोग हैं होटल नहीं, ढाबा जी इसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो स्टेटमेंट दिया है अपना, कि सबके लिए अपना अपना नाम लिखना चाहिए और उनको लिखना चाहिए, इसमें अभियान चलाने की कोई बात ही नहीं है। तो अब आप मतलब हम ये उम्मीद करेंगे कि इसमें जो जो खाने पीने की बातें हो रही थी, जो कैमरा लगाने की बातें हो रही थी, अब उसमें बैंड बाजा वालों को भी जोड़ दिया जाए, वो भी अपना नाम ईमानदारी से बताएं। नहीं, कोई भी हो, देखो बैंड बाजा हो, चाहे खोखा हो, चाहे होटल हो, चाहे कोई धार्मिक अनुष्ठान हो, उनका नाम अपने ही मजहब के आधार पर रखना चाहिए, अपने ही धर्म के आधार पर रखना चाहिए, अपने नाम के आधार पर रखना चाहिए। दूसरे के धर्म का, दूसरे नामों का सहारा नहीं लेना चाहिए। इसमें आत्मबल नहीं रहता है। जब पोल खुलती है तो ये चीजें अच्छी नहीं होती, निंदनीय होती हैं। मैं समझता हूँ गुलाब देवी जी, आपने बहुत अच्छी बात कही कि जो आदमी अपने धर्म को नहीं बताना चाहता है, फिर आखिर हम उसके साथ किसी तरह का व्यापार या किसी तरह का उसको हम क्यों कहीं बुलाने का काम करेंगे, उसको क्यों अपने शादी में शामिल करेंगे, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा धोखा है। एक बड़े अभियान की आपने शुरुआत की है। मैं समझता हूँ कि ये लोगों के पास, लोगों के सामने जब रखा जाएगा तो वो भी यही कहेंगे। आपने इंडिया डेली से बात की, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में इस पर बड़ा फैसला हमें देखने को मिलेगा। वक्फ बोर्ड मामले पर उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती शमून कासमी ने सरकार का समर्थन किया है। उन्होंने कहा है कि सरकार ठीक कर रही है। मेरे सहयोगी राजेश शुक्ला ने मुफ्ती शमून कासमी से खास बातचीत की। क्या कुछ उनका पक्ष, चलिए आपको सुनाते हैं। नमस्कार, इंडिया डेली के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। आज हम जिस मुद्दे पर बात कर रहे हैं वो बहुत अहम है, बहुत गंभीर है और पूरे देश में उस पर चर्चा हो रही है। मुद्दा है वक्फ बोर्ड और उसकी संपत्तियों का। लेकिन वास्तविक मुद्दा क्या है, इन सभी मसलों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक विशेष मेहमान हैं। मैं उनका तारुफ करा दूं आपसे। हमारे साथ हैं मुफ्ती शमून कासमी साहब, जो उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के चेयरमैन हैं और इस्लामिक स्कॉलर के जाने माने विद्वान हैं। शमून साहब, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। वक्फ बोर्ड का जो मसला है, जो अभी इन दिनों उठाया जा रहा है, क्या कहेंगे आप? ये जो वक्फ बोर्ड का जो प्रकरण आज पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है, मैं कहना चाहता हूं कि इनकलाब पसे इनकलाब आएगा, कहीं से आए सितम का जवाब आएगा। इसका सारांश है कि अगर आप ज़्यादती करोगे, शोषण करोगे, दोहन करोगे, तो जो ईश्वर, जो मालिक हमारा ऊपर बैठा है, जिसने बग़ैर किसी भेदभाव के हमें एक नर और नारी से पैदा किया है, हमारे दूध और खून के रिश्ते हैं, हमारा डीएनए एक है, वो हुकूमत तो उसी की है और उन्हीं के आदेशों से, उन्हीं की प्रेरणा से पूरा देश, पूरी दुनिया चल रही है। आज हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, वो भी, उनकी बैकग्राउंड भी मैं ये बताना चाहता हूँ कि उनकी बैकग्राउंड बिल्कुल एक आम आदमी की है। ना उनके घर के अंदर कोई आईएएस, कोई अफसर, कोई नेता, कोई पैदा नहीं हुआ। ऐसे ही हमारे उत्तराखंड राज्य के माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी हैं कि वो भी एक सैनिक पुत्र हैं। और ये दोनों का मेरा जो अनुभव है, जिस तरह से उन्होंने कार्य किए हैं आम जनमानस के लिए, और ये सरकार आम जनमानस के मुद्दों के लिए जानी जाती है, उसी में एक बड़ा मुद्दा जो मुसलमानों से रिलेटेड है वो वक्फ प्रॉपर्टी का है। उत्तराखंड के अंदर तो हमारे बहुत सुचारू रूप से हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी एक ऐसे व्यक्ति हैं कि जो कभी भी करप्शन से समझौता नहीं करते। आपको देखिए मालूम होगा कि यहाँ जितने भी जिन लोगों ने कीमती प्रॉपर्टियों के ऊपर कब्जा किया था, जो भूमाफिया थे या जो करप्शन को बढ़ावा दे रहे थे, वो सारे के सारे सलाखों के पीछे हैं। और उनके नेतृत्व के अंदर हमने ये देखा कि जिस तरह से एक सरकार ट्रांसपेरेंसी के साथ आगे जा रही है, तो मुझे पूरी उम्मीद है अपने माननीय मुख्यमंत्री से, अपने स्टेट के अंदर, हमारे राज्य के अंदर यहाँ बहुत सख्त कार्रवाई होगी। और जहाँ भी ऐसी अनियमितताएँ मिलती हैं, पिछले जितने भी बोर्ड थे या आज तक के जितने भी बोर्ड हैं, जहां अनियमितताएं मिलेंगी, जहां करप्शन मिलेगा, मुझे पूरी आशा है। और मैं आपके माध्यम से अपने माननीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी से को ये बात कहना भी चाहता हूं कि उनकी बहुत ही
गहराई के साथ जांच होनी चाहिए, ताकि आपके ज़रिए से एक अच्छा गरीबों आप गरीब परवर हैं भी, आप गरीबों की भलाई के लिए काम भी कर रहे हैं, ताकि उन गरीबों का जो अधिकार छीना था वो अधिकार उन्हें मिल सके। तो मैं भारत सरकार से भी और अपनी स्टेट की सरकारों से भी ये मुतालबा करता हूँ कि ये आम जनमानस जिनके लिए वक्फ प्रॉपर्टी वक्फ की गई थी, उनका अधिकार था, उनके अधिकारों का हनन हुआ है। हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उनकी जांच करके उनसे रिकवरी करें, ताकि जो है जनता को उसका सीधा लाभ मिलना चाहिए। तो वक्फ प्रॉपर्टी बोर्ड में जितने लोग बैठे थे अब तक, उनकी जांच हो और जो अनियमितताएं हैं उनकी रिकवरी होनी चाहिए, ये कह रहे हैं मुफ्ती शमून कासमी साहब। कासमी साहब, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, अपनी बात रखने के लिए और वक्फ के बारे में इतना विस्तार से हमको बताने के लिए। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल हमीदिया और गांधी मेडिकल कॉलेज के अंदर लगातार अतिक्रमण बढ़ता ही जा रहा है। अस्पताल परिसर और उसके आसपास मज़ारें बढ़ती जा रही हैं, जिसकी वजह से कई बार विवाद भी देखने को मिलता है। अब जूनियर डॉक्टर्स ने इसी को लेकर मज़ारों की हटाने की मांग तेज करती है, जिसके बाद से घमासान भी मचा हुआ है और सवाल ये उठ रहा है कि अस्पताल में मज़ार कौन बना रहा है? क्या ये जमीन कब्जाने की साजिश तो नहीं हो रही है? देखिए रिपोर्ट। ये है गांधी मेडिकल कॉलेज के एडमिन ब्लॉक के ठीक बगल में ये मज़ार। कैसे इस अस्पताल में सेंध लगाकर पूरी तरीके से कब्जा जमाए बैठा है। यहाँ नजर आ रहे झंडे और गुम्मत कहेंगे कि लैंड जिहाद का नेक्स्ट स्टेप है। मेरे पीछे आप देख रहे हैं गांधी मेडिकल कॉलेज और ठीक सामने है एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक और उसके आगे लाइब्रेरी, और इन सब के बीच में आप देखिए लैंड जिहाद का मामला। 3-4 महीने पहले ही ये पूरे लैंड को ग्रैब करके यहाँ पे ये कंस्ट्रक्शन कर दिया गया है। इस जगह से लेकर पूरा नीचे तक आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये लैंड जिहाद का मामला है। अस्पताल परिसर में बाहर और इमारत से सटी हुई कई मज़ारें नजर आएंगी। पार्किंग के एरिया में भी बीचों बीच कई मज़ारें बनी हुई नजर आएंगी। मज़ारों की बढ़ती तादाद और अस्पताल परिसर में मौजूद मस्जिद की वजह से वहां डॉक्टर्स के साथ मरीजों की परेशानियां भी बढ़ गई हैं। बताया जा रहा है कि जुमे की नमाज के दिन वहां 5000 से ज्यादा लोग पहुंचते हैं, जिसकी वजह से अस्पताल में प्रबंधन को संभालना एक बड़ी चुनौती बनती जा रही है। पिछले 2-3 वर्षों में जिस प्रकार से धार्मिक और आर्थिक अतिक्रमण हमारे परिसर में हो रहे हैं, वो बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर है। जिस प्रकार से परिसर में अतिक्रमण हो रहा है, उसके कारण काफ़ी लोग, जो बाहरी लोग हैं, वो यहाँ पर आते हैं, रात में आना, दिन में आना, 24 घंटे यहीं रहना। ये सिक्योरिटी ब्रीच है, क्योंकि बाहरी लोगों के आने के कारण यहाँ का जो वातावरण है खराब होता जा रहा है। लगातार बाहरी लोग आ रहे हैं, यहाँ पर बच्चे लाइब्रेरी के सामने पढ़ाई करते हैं, वहाँ पर जमावड़ा लगा रहता है। उसके कारण कहीं न कहीं एक नकारात्मकता वाला जो माहौल है वो हमारे कॉलेज के अंदर बन रहा है। भोपाल में इस समय हालात ये हैं कि जहां जगह मिली वहां चादर डाली और एक मजार बना डाली। भोपाल के हमीदिया अस्पताल में मज़ारों के मकड़जाल पर इंडिया डेली के रिपोर्टर ने इसका खुलासा किया। दरअसल कॉलेज कैंपस में पिछले कुछ सालों में ताबड़तोड़ मजार बनने का मामला सामने आया है। ये है भोपाल की पहली मस्जिद सरदार दोस्त मोहम्मद खान। कहा जाता है कि भोपाल रियासत के संस्थापक दोस्त मोहम्मद खान ने ही इस मस्जिद को बनवाया था, लेकिन धीरे धीरे इसके आसपास मज़ारों की बढ़ती तादाद ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। भोपाल का सबसे पुराना हॉस्पिटल हमीदिया हॉस्पिटल, साथ में लगा हुआ मेडिकल कॉलेज गांधी मेडिकल कॉलेज, बस यहीं पे मौजूद है ये भोपाल की पहली मस्जिद, जिसे बनवाया था सरदार दोस्त मोहम्मद खान। ये तो है 400 साल पुराना, लेकिन जिस तरह से हम इस पूरे कैंपस पे देख रहे हैं, छोटे छोटे मकबरे अलग अलग जगह आ गए हैं, उनको लेकर जो है लैंड ग्रैबिंग का इशू आ रहा है, तो कितनी सच्चाई है ये बात? चलिए आइए मेरे साथ। हमीदिया अस्पताल के नाम से पहचान रखने वाले इस परिसर में मज़ारों की तादाद तेजी से बढ़ती जा रही है। दरअसल हमीदिया अस्पताल के आसपास जो इलाका है वह मुस्लिम बहुल्य है। वहां कोई भी इसी वजह से खुलकर विरोध नहीं कर पा रहा है, जिसका फायदा उठाते हुए अस्पताल परिसर के अंदर मज़ारों की तादाद तेजी से बढ़ाई जा रही है। इसके साथ ही मज़ारों की रंगाई पुताई के साथ वहाँ लोहे के गेट भी लगाए जा रहे हैं। इस मामले में जब हमारे संवाददाता ने सवाल किए तो सुनिए क्या कहा।
ये मजाक जो है 6-7 साल पुराना है। लेकिन यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसका कहना है कि बहुत छोटा होता था और आप लोग धीरे धीरे इसको बड़ा करते गए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। जो ऑलरेडी है ये वैसे ही है मतलब। हम क्यों बढ़ाएंगे बताया आपको। पूरी ओरिजिनल चीज़ें आप 1 इंची भी कुछ नहीं बढ़ा यहाँ पर। बस आप दिखवा सकते हैं, रिकॉर्ड दिखवा सकते हैं, कुछ होगा और अगर है तो आप तोड़ दीजिए, जो नया बना आप उसको तोड़वा दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। भोपाल के मेडिकल कॉलेज में भी बाहरी लोगों की आवाजाही बंद करने की मांग उठने लगी है। डॉक्टरों का आरोप है कि बीते 3 साल के अंदर कैंपस में 1.5 दर्जन मजार, मस्जिद और मंदिर कैंपस में बन गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर अब राजस्थान से है। राजस्थान के उदयपुर में आदमखोर तेंदुए का आतंक लगातार जारी है और आतंक कुछ ऐसा है कि इसके लिए बकायदा अब सेना को सर्च ऑपरेशन करना पड़ रहा है। देखिए खबर। राजस्थान के उदयपुर में आदमखोर तेंदुए का आतंक लोगों की नींद उड़ाए हुए है। पिछले 15 दिनों से आदमखोर तेंदुए ने 7 लोगों समेत दर्जनों मवेशियों को अपना शिकार बनाया है। तो अब इस तेंदुए को पकड़ने के लिए स्थानीय प्रशासन के साथ वन विभाग और सेना को भी लगाया गया है। आदमखोर तेंदुए को पकड़ने के लिए बाकायदा पिंजरे भी लगाए गए हैं, जिसमें अब तक 2 तेंदुए पकड़े भी जा चुके हैं। हालांकि अभी भी एक तेंदुआ फरार चल रहा है, जो लोगों की दहशत की वजह बना हुआ है। अधिकारियों के मुताबिक आदमखोर हुआ ये तेंदुआ इतना चालाक है कि चुपचाप जंगल से कहीं आता है और किसी भी इंसान और मवेशियों को अपना शिकार बनाकर फुर्ती के साथ जंगल में कहीं गायब हो जाता है। तो एक दिन पहले इस तेंदुए ने एक बच्चे को भी अपना शिकार बनाया। ग्रामीणों के मुताबिक तेंदुआ सबके सामने बच्चे को उठाकर ले गया, जिसके बाद जंगल में इस बच्चे का सिर कटा शव मिला। तेंदुए की दहशत का आलम यह है कि लोग अपने घरों से निकलने से कतरा रहे हैं। तो लगातार इस एक तेंदुए की तलाश में टीमें पूरे जंगल में कॉम्बिंग कर रही हैं। पिंजरे भी लगाए गए हैं, जिससे तेंदुआ किसी तरह काबू में आ सके।